आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं 29 सितंबर के शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। सुशांत सिंह राजपूत की विस्तृत रिपोर्ट आ गई है और उनकी बॉडी में जहर नहीं मिला है, यानी मौत का कारण कुछ और है। अभी हत्या और आत्महत्या दोनों पर संशय बना हुआ है। ऐसे में अब सीबीआई की जांच में आगे क्या हो सकता है, जानेंगे। सरकार ने रक्षा सौदों की खरीद में जरूरी ऑफसेट क्लॉज को हटा दिया है। ये क्लॉज क्या था और क्या होगा इसे हटाने का असर, ये भी बताएंगे। और अमेरिका में आज होने जा रही पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के मुद्दों में ट्रंप या बाइडन, कौन किस पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा बात होगी जोकर मेलवेयर की, जिसकी वजह से 17 ऐप गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिए हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्य समाचार प्रतीक वाघमारे से। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों की 56 विधानसभा सीटों पर और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। सेना की तरफ से आई एक इंटरनल रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। सेना की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले सालों में खरीदा गया खराब क्वालिटी का गोला बारूद न सिर्फ पैसों का नुकसान है, बल्कि कई घटनाओं में मानवीय क्षति भी हुई है। आने वाले दिनों में रेलवे टिकट 35 रुपए तक महंगा हो सकता है। इस बढ़ोतरी पर जल्द ही सरकार की मुहर लग सकती है। सूत्रों ने बताया कि स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए और यूजर चार्ज की वजह से किराया बढ़ रहा है। भारतीयों के लिए अब आदर्श वजन के मानक बदल गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने अब भारतीयों के औसत या आदर्श वजन के मानक में 5 किलो की बढ़ोतरी कर दी है। अब पुरुषों का आदर्श वजन 65 किलो है, वहीं महिलाओं का आदर्श वजन 55 किलो बताया है। भारत में कोरोना के केस का आंकड़ा अब 61 लाख को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में 70,500 नए केस सामने आए हैं और 776 लोगों की मौत हुई है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन अब 2 अक्टूबर तक जारी रखने का फैसला किया है। इससे एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर को किसान देशव्यापी रेल आंदोलन करेंगे। पंजाब के अमृतसर में किसान अब भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं और राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथरस गैंगरेप की शिकार 19 साल की दलित लड़की जिंदगी की जंग हार गई। आज सुबह सफदरजंग अस्पताल में लड़की की मौत हो गई है। गांव के ही 4 युवकों ने लड़की का गैंगरेप किया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। एमनेस्टी का आरोप है कि भारत सरकार ने 10 सितंबर 2020 को संस्था के सभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया। संस्था ने आरोप लगाया कि भारत सरकार द्वारा आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है और मेरा नाम है अमन गुप्ता। लंबे इंतजार के बाद अब उम्मीद जगी है कि सुशांत की मौत का हर राज सामने आ जाएगा। उम्मीद जग गई है क्योंकि एम्स ने अपनी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। ये वही विसरा रिपोर्ट है जिसे इस केस में बेहद अहम माना जा रहा था। आज तक को ये रिपोर्ट मिली है। सूत्र के मुताबिक इसमें खुलासा हुआ है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। एम्स के डॉक्टर्स को सुशांत के शरीर में किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं मिला। अब आगे का काम सीबीआई के जिम्मे है। तो ये जांच अब कैसे आगे बढ़ेगी, इसे समझने के लिए मैंने क्राइम तक के एडिटर शम्स ताहिर खान से बात की, जो क्राइम से जुड़े मसलों को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। शम्स जी, जब पिछली मर्तबा आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि सीबीआई की जांच जो भी है अब वो सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर आगे बढ़ेगी। ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि एम्स के फॉरेंसिक विभाग ने यह भी कहा था कि सुशांत की विसरा रिपोर्ट को ढंग से प्रिजर्व नहीं किया गया, लापरवाही का आरोप लगाया था। खैर, अब रिपोर्ट आ गई है, उसमें ये बात साफ भी हो गई है कि जहर नहीं मिला है। तो अब सीबीआई किन कड़ियों के सहारे इस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचेगी? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक, कलीना फॉरेंसिक लैब मुंबई ने जब इस विषय की पहले जांच की थी सुशांत की मौत के बाद, तब ये रिपोर्ट निगेटिव आई थी। निगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई जहर नहीं पाया गया था। लेकिन चूंकि मामला सीबीआई को किया और सीबीआई ने एम्स की फॉरेंसिक टीम गठित की और उनसे कहा कि आप पोस्टमार्टम और विसरा की दोबारा जांच करें, तो उस विसरा के बाकी बचे हुए नमूनों को यहाँ फॉरेंसिक लैब से लेकर दिल्ली ले जाया गया और वहाँ दिल्ली फॉरेंसिक लैब जो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, जो सीबीआई के ही दफ्तर में है, वहाँ पे इसकी जांच की गई और उस जांच की जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव है।
अब इसका मतलब ये हुआ कि सुशांत को जहर देकर नहीं मारा गया, जिस तरीके के इल्जाम लगातार लगाए जा रहे थे कि उनको जहर दिया गया। तो एक विस्वा रिपोर्ट से ये चीज क्लियर हो गई कि जहर नहीं दिया गया। लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ? जहर नहीं दिया गया तो क्या ये केस खुल गया? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक पार्ट है। चलिए, एक चीज अभी तक जो थी शक, उसको दूर कर दिया गया कि जहर से मौत नहीं हुई, लेकिन सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल, ये विस्वा रिपोर्ट क्लियर नहीं करती। इसके लिए आपको ऑटोप्सी रिपोर्ट, उसकी पूरी डिटेलिंग और सीबीआई ने जो बाकी चीजें की है उस सबका मिलान करना जरूरी है। तो विस्वा रिपोर्ट ने बस एक डाउट को दूर किया, और वो ये है कि सुशांत की मौत जहर से नहीं हुई या ऐसी कोई बेहोशी की दवा नहीं दी गई जिसके बाद उनको दवा देकर उनको टांग दिया गया, और ये सारी चीजें आप रूल आउट होंगी। अब सबसे अहम बचता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसकी। और जो सीबीआई ने जाकर सी रिक्रिएट किया मुंबई में पूरा, कि किस तरीके से उस छत की हाइट, पंखे की हाइट, बेड की हाइट, सुशांत की हाइट, इन सबको मिलाकर क्या ये खुदकुशी मुमकिन है या फिर किसी ने सुशांत को मारने के बाद वहां लटका दिया है, इन चीजों की ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। वो रिपोर्ट जो है सीबीआई के पास है। सीबीआई ने अब एम्स की फॉरेंसिक टीम के साथ उसको शेयर किया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी वीडियोग्राफी थी, उसकी तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को देखकर, खासतौर पर लिगेचर मार्क को देखकर कि ये मार्क क्या खुद से खुदकुशी करने से हो सकता है या फिर मार कर कोई टांग दे उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें अब इस दूसरा रिपोर्ट के बाद अब आकर रुक गई है कि जो फॉरेंसिक टीम की अपनी राय है सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर, सीबीआई की जो अपनी पूछताछ हुई अपने लोगों से और जो पूरी जांच की उन्होंने और जो सीन को रिक्रिएशन किया पूरा, उसके नतीजे क्या मिले हैं, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो फाइनल नतीजा सामने आएगा। हालांकि एक अच्छी चीज है, वो पता नहीं कितना सही है गलत है, कि सीबीआई और एम्स दोनों ही टीम ये कह रही है कि जो हमारी फाइंडिंग्स है, जो हमारे अब तक के नतीजे हैं, वो हमारे लगभग एक जैसे हैं। तो अगर एक जैसा है तो इसका मतलब है कि फिर जो रिपोर्ट आएगी हमारे सामने वो कोई उलझाने वाली रिपोर्ट शायद नहीं आएगी, वो क्लियर होगी, या तो ये खुदकुशी है या फिर कत्ल है। तीसरी चीज ये भी है कि जो सीबीआई जांच इस फॉरेंसिक एविडेंस से अलग, सीबीआई को यह तय करना है कि अगर ये खुदकुशी है तो फिर क्या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड रिया चक्रवर्ती पर लगता है कि वो आखिरी के 6 दिनों में सुशांत के साथ थी, तो वो सीबीआई की जांच का पार्ट होगा। कत्ल है तो फिर कत्ल की पूरी कहानी सीबीआई को सामने लानी पड़ेगी कि आखिर 14 जून को क्या हुआ, घर में 4 लोग मौजूद थे, तो बाहर से आया या कोई बाहर से आया और फिर वापस गया और किसी ने देखा नहीं, मुमकिन नहीं। क्या वो जो घर में चारों मौजूद थे उनमें से कोई सस्पेक्टेड है? अगर है तो फिर मोटिव क्या है? तो दोनों चीजें अभी भी कह रही है। एक सुसाइड है तो सुसाइड के लिए क्या किसी को आप उकसाने का जिम्मेदार ठहराएंगे, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती को, क्या आपके पास ऐसे प्रूफ हैं, डायरेक्ट लिंक है? और दूसरा कि अगर ये कत्ल है तो फिर इस कत्ल की कहानी क्या है और मोटिव क्या है, क्योंकि हर मर्डर में मोटिव सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कह देना कि नहीं ये सुसाइड है या कत्ल है नहीं चलेगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि इस कत्ल के पीछे मकसद क्या है, कातिल कौन है, कैसे आया, क्यों किया, उसके जुड़े हुए जितने सपोर्टिंग एविडेंस हैं आपको वो चाहिए। और सुसाइड है तो फिर आपको रिया को घेरने के लिए, उसके सुशांत के सुसाइड के लिए उसको जिम्मेदार ठहराने के सबूत देने होंगे। और अभी तक ये है कि सुशांत की जिंदगी में आखिरी 6 दिन रिया नहीं थे, तो डायरेक्ट एविडेंस सुसाइड के लिए डायरेक्ट रिया को ढूंढना और घेरना सीबीआई के लिए चुनौती का काम होगा। और कत्ल है तो फिर कहानी और मोटिव लाना ये भी सीबीआई के लिए चुनौती का काम। अच्छा शम्स, मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि जो भी मामले होते हैं इस तरह के, उनमें नॉर्मल ऑटोप्सी होती है तो वो तो इसमें भी हुई, इसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी हुई और 2 बार विसरा टेस्ट हुआ, तो क्या अब भी कोई मेडिकली जांच का विकल्प बचता है? देखिए बिल्कुल, अगर एक केस में आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते हैं तो बहुत सारे विकल्प हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें एक बार नहीं 3 बार विसरा की जांच हुई है। फॉरेंसिक थी यहाँ मुंबई के कलीना फॉरेंसिक लैब में सुशांत के विसरा की ऑलरेडी जांच हो गई, सीबीआई के अपने दफ्तर में अब दूसरी बार हो गई। लेकिन अगर 1% को कोई कंफ्यूजन होता है, कोई उंगली उठाता है कि नहीं ये पॉइजन की बात गलत है और ये जांच सही नहीं है, तो अब भी इतने सैंपल और नमूना बचे हुए हैं विसरा के कि इसको किसी तीसरी एजेंसी से या तीसरी जगह पर इसकी जांच कराई जा सकती है। तो ये ऑप्शन खुला हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम के लिए है कि आपको डिपेंडेंट है, क्योंकि लाश है नहीं, तो वहां पे आपको जो फाइंडिंग्स है वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी अगर ये एक रिपोर्ट दे देते हैं कि हमें डाउट है इसमें यही चीजें हैं, तो फिर किसी और बोर्ड से, किसी और टीम से आपको उसका मिलान कराना पड़ेगा और आप किसी और एक्सपर्ट से तीसरी बार में भी आप राय ले सकते हैं कि ये ऑटोप्सी रिपोर्ट की जो जांच एम्स की फॉरेंसिक टीम में दी है इसमें ये क्वेश्चन है, क्या आप इसको सुलझा सकते हैं? तो ये ऑप्शन अब भी बचा हुआ, लेकिन ये सारे ऑप्शन तब होंगे जब सीबीआई, एम्स की फॉरेंसिक टीम, इन सब के राय अलग होंगे, इनकी फाइंडिंग अलग होगी। और अगर एक है तो मुझे लगता है कि फिर शायद उसकी जरूरत न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स ताहिर खान। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद में जिस क्लॉज का सबसे अहम रोल था, सरकार ने उस क्लॉज यानी नीति को बदल दिया है। ये क्लॉज था ऑफसेट क्लॉज,
अब दो देशों की सरकारों के बीच या किसी सोल सेलर यानी एकल विक्रेता से रक्षा खरीद में ऑफसेट पॉलिसी लागू नहीं होगी। अभी संसद में इसी मॉनसून सत्र में रक्षा सौदों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG या कैग कह लीजिए, उसकी एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि जिस क्लॉज के तहत राफेल डील की गई और 50% ऑफसेट पूरा करने की जो बात तय हुई थी, उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। अब नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए हथियारों और सैन्य सामान को किराए यानी लीज पर लेने का विकल्प खोल दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज, इन सब को देश विदेश से भी कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का रास्ता खुल गया है। तो ये ऑफसेट पॉलिसी या क्लॉज है क्या? यही पूछा मैंने आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक भल्ला से, जो डिफेंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं। देखिए, ऑफसेट पॉलिसी 2005 में शुरू की गई थी और जो भी डिफेंस डील्स विदेश से होती थी, बाहर की कंपनियों से होती थी, उनमें एक क्लॉज होता था कि कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो डील का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कम से कम 30% अमाउंट उनको डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट में लगाना पड़ेगा। ये 50% तक भी जा सकता था। रफाल के केस में ये 50% था। अभिषेक, इसे हटाने की वजह क्या है? काफी सालों से ये देखा गया था कि ये इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसके थ्रू आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही थी। बल्कि CAG की रिपोर्ट में हाल ही में भी ये साफ साफ बोला गया था कि रफाल के केस में जो ऑफसेट डील थी, जो ऑफसेट क्लॉज था, वो अभी तक पूरी तरह से बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट्स जो थी वो मीट नहीं कर पाया। इसके चलते जो नई डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी भारत सरकार लाई है, उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स या सिंगल वेंडर डील्स से जो भी बाहर से होती हैं, उसमें से ये ऑफसेट पॉलिसी हटा दी गई है। लेकिन ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है कि जो पुरानी डील्स हो चुकी हैं, उनमें जो कंपनियां हैं उनको जो भी उनकी ऑफसेट क्लॉज था वो पूरा करना पड़ेगा। फ्यूचर में आने वाली जो डील्स होंगी उसमें से ये पॉलिसी पूरी तरह से हट जाएगी। अच्छा अभिषेक, चूंकि 2005 से लेकर 2018 के बीच तक तो ये डील रही ही है, तो उस बीच कितनी डील हुई हैं? करीब 65-66 हजार करोड़ की जो ये ऑफसेट डील्स थी, ये अभी तक पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं हो पाया था और जितना इन्वेस्टमेंट होना था वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। और इसके चलते ही, जैसा कि मैं बोल रहा था कि CAG ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ रफाल डील का भी रेफरेंस दिया है कि कैसे डसॉ एविएशन जो फ्रेंच कंपनी है, उसको जो इन्वेस्टमेंट करना था वो नहीं हो पाया है। अभिषेक, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस ऑफसेट क्लॉज को हटाने का असर क्या होगा? ऑफसेट के हटाने का देखिए असर शायद एक लेवल पे ये हो कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, वो अपने आप पूरी कोशिश ये हो रही है कि वो, हम मेक इन इंडिया के बारे में सुनते रहते हैं, और कोशिश ये हो रही है कि इनको पूरी तरह से सक्षम किया जाए। तो बजाय कि विदेश की कंपनी पर हम डिपेंडेंट रहें इन्वेस्टमेंट करने के, यही सोचा जा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट को जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है, उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अब ये कहना इस वक्त मुश्किल है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कितने साल में पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे सोच यही है कि पूरी तरह से जो डोमेस्टिक डिफेंस मार्केट है उसको जितना हो सके बढ़ावा दिया जा सके। जी बिल्कुल अभिषेक, हमने देखा भी कि सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है और कई रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक भी लगाई है। जी, ये जो नेगेटिव लिस्ट जिसको कहा जा रहा है, वो भी इस नई पॉलिसी के तहत ही लाई गई है। और ये जितने तमाम डिफेंस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उनका यही है कि किस तरह से भारत में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो कुल 102 इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम्स की ये लिस्ट है फिलहाल।
इससे ये होगा कि सारी चीजें जो है हिंदुस्तान में ही बनेंगी, और बल्कि ये भी सोच है कि एक बार भारतीय सेना में इसका इस्तेमाल होने लगेगा तो जाहिर सी बात है जो सेल्फ रिलायंस की बात होती है, आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, प्रधानमंत्री भी बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं, तो कोशिश यही है कि उस आत्मनिर्भरता की तरफ जो है चला जाए। बिल्कुल अभिषेक, और मुझे लगता है एक बड़ी बचत भी होगी। जी, बहुत बड़ी बचत होगी, क्योंकि देखिए जिस तरह का खर्चा होता डिफेंस प्रोक्योरमेंट पर, खास करके विदेशी कंपनियों से, अब आप रफाल की ही डील ले लें तो करीब 60,000 करोड़ के आसपास की डील है, और ये इसमें 36 जो है लड़ाकू विमान आए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर जिस तरह से तेजस जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया गया है और वो भी इस्तेमाल किया जाएगा, एयरफोर्स का किया जा रहा है, और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर डोमेस्टिकली हम प्रोक्योर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है स्टैंडर्ड मीट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सेना की एक ये कंप्लेन रहती है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर पा रही है, लेकिन हल्के हल्के ये बदल रहा है, और आखिरी गन्स भी आप देखिए अगर आप तो जो है भारत में बनी है, तो इस तरह से जॉइंट वेंचर्स के जरिए मेक इन इंडिया की तरफ जो ये बढ़ा जा रहा है, AK-203 राइफल जो है भारतीय सेना के लिए, वो इंडिया और रशिया के बीच जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि करीब 6 लाख असॉल्ट राइफल्स अमेठी में कोरबा इलाका जो है वहां पे फैक्ट्री लगाई जाएगी। हालांकि इसमें भी कुछ बाधाएं आई हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे असॉल्ट राइफल्स हो, चाहे वो आर्टिलरी गन्स हो, या फिर नेवी के एसेट्स हो, बहुत ज्यादा फोकस है मेक इन इंडिया पे। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक भल्ला। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। अमेरिका के चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट की एक पुरानी परंपरा है। 1858 में अब्राहम लिंकन ने भी ऐसी 7 डिबेट में हिस्सा लेने के बाद ही जीत दर्ज की थी। माना जाता है कि जिन वोटरों तक उम्मीदवार प्रचार के दौरान सीधे नहीं पहुंच पाते, या फिर वो वोटर जो अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें किसे वोट दिया जाए, उन पर ये डिबेट बड़ा असर डालती हैं। और 3 नवंबर को होने जा रहे चुनाव से पहले आज यहाँ इसी ऐतिहासिक प्रेसिडेंशियल डिबेट की शुरुआत हो रही है। 3 चरणों में होने वाली इस डिबेट में पहली डिबेट ओहियो में हो रही है, दूसरी डिबेट फ्लोरिडा में होगी और तीसरी टेनेसी में। आज की डिबेट का समय 90 मिनट का है और इसमें 6 टॉपिक शामिल किए गए हैं। हर टॉपिक के लिए 15-15 मिनट होंगे। इसमें पहले 15 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन अपना रिकॉर्ड रखेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का विषय, कोरोना संकट से निपटने को लेकर बात, अर्थव्यवस्था की हालत को लेकर बात, और शहरों में बढ़ रही हिंसा और चुनाव के महत्व पर बात होगी। इस दौरान कोई ब्रेक नहीं होगा। फॉक्स न्यूज़ के क्रिस वॉलेस डिबेट के मॉडरेटर होंगे। भारतीय समयानुसार देखें तो ये सुबह 6:30 बजे हम और आप देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले उन कयासों पर तो बात हम कर सकते हैं जो इस डिबेट को लेकर लगाई जा रही हैं। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ता हैं कशिश परप्यानी। अमेरिका से जुड़े मुद्दों पर गहन समझ रखते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जो भी मुद्दे हैं उन पर ट्रंप कैसे बचाव करेंगे और बाइडन कैसे हमलावर हो सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है जो पहला डिबेट होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है इस एंगल से कि ये पहली बार दोनों आमने सामने, 2 कैंडिडेट आमने सामने आते हैं। तो जिस तरह वो एक दूसरे पर हावी होंगे और जिस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वो बहुत मैटर करता है। तो ये फर्स्ट डिबेट में वो क्या इंप्रेशन बनाएंगे, वो अगले 2 डिबेट में काफी हद तक वही फ्लेवर चलेगा। और अब जो 6 मुद्दे उठाए हैं ये फर्स्ट डिबेट के लिए, उसमें काफी हद तक ट्रम्प को थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप अगर देख लें, वो कोरोना वायरस की बात ले लें तो एक नया पोल आया है जिसके मुताबिक 60% अमेरिकन ये सोचते हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना महामारी को अच्छी तरह से नहीं संभाला है। चलो आप समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में उनको थोड़ा ये मिल जाए, रिलीफ मिल जाए कि अगर वो ऐसा एक मुद्दा उठाए कि ये तो चाइना की वजह से हुआ, ये रिसेशन ये नहीं आने वाला था और उसके पहले तो हमारी जॉब नंबर अच्छे थे, मगर कोरोना वायरस पैंडेमिक के हैंडलिंग पर
स्पेसिफिकली काफी हद तक ट्रम्प डिफेंसिव पर होंगे। और दूसरी बात ये होगी कि अभी शहरों में काफी हिंसा हो रही है ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को लेकर। हालांकि ट्रम्प के तरफ से ब्लू लाइव्स मैटर का एक ऑपोजिट अप्रोच नहीं दिखाई दिया है, जैसे हमने पिछले सालों में देखा था ओबामा के ईयर्स के सालों में कि रिपब्लिकन जब भी ब्लैक लाइव्स मैटर का मुद्दा उठता है तो वो ब्लू लाइव्स मैटर की बात करते हैं। इस बार मगर कम्युनिटी वायलेंस इतना बढ़ चुका है और काफी हद तक जैसे आपने जॉर्ज फ्लॉयड के मुद्दे के केस में देखा, पुलिस की गलती बहुत एविडेंट थी इसमें। तो ब्लू लाइव्स मैटर का जो सेफ स्पॉट है वो अब कंजर्वेटिव ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। तो अब इस बार वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोरोना महामारी के लिए आप लोग लिबरल लोगों को चर्च जाने नहीं दे रहे हैं, मगर आप बाहर जाकर पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट का डेफिनेशन है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बिगाड़ें और डैमेज करें, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर की बात ज्यादा कर रहे हैं कंजर्वेटिव और ट्रम्प ऑफिशियल्स और ट्रम्प खुद भी। मगर इस बात पे प्रॉब्लम तो यही उठेगी कि अगर सिस्टमिक प्रॉब्लम है पुलिस डिपार्टमेंट्स को लेकर तो क्या उन्हें एड्रेस नहीं करना चाहिए। और अगर एंगर है एक कम्युनिटी में तो उनका जो एक उसको व्यक्त करने का जरिया है, क्या वो लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि सिस्टमिक रेसिज्म इज अ प्रॉब्लम इन द यूएस। तो इस बात को लेकर काफी बहस हो सकती है कल। अच्छा कशिश, अगर डिबेट में समय बचता है तो कुछ और मुद्दे भी उठ सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा बाइडेन ट्रम्प के खिलाफ उठा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी कल जब ट्रम्प और बाइडेन के रिकॉर्ड की बात होगी तो वो ट्रम्प ज्यादातर ऐसी चीजों पर बात करेंगे जहाँ पे उनके पास पॉजिटिव बात करने के लिए। जैसे वो कहेंगे देखिए मेरी इकोनॉमी, जब मैं इकोनॉमी चला रहा था तब काफी अच्छी थी, जॉब क्रिएशन अच्छे थे, मगर देखिए जब कोरोना महामारी आ गई तो ये वो चाइना पर ब्लेम करेंगे। वो अपने दूसरे फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस को भी ज्यादा उछालेंगे। वो बोलेंगे कि देखिए मेरा जो तरीका है लोगों से नए ट्रेड डील्स लाने का या अमेरिकन ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट से निकालने का, वो सब देखो कितना इफेक्टिव रहा है। उसको कॉम्बैट, उसको अपोज करने के लिए बाइडेन हो सकता है ट्रम्प के कैरेक्टर को ज्यादा फोकस करें। और उसमें मुझे लगता है कि जो कल की रिपोर्ट आई न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसमें ये पता चला कि ट्रम्प के टैक्स रिटर्न जो है और टैक्स फाइलिंग है पिछले 1-2 साल में उन्होंने सिर्फ $750 दिए हैं टैक्स में। तो बाइडेन इस बात को ज्यादा सामने रखेंगे और बोलेंगे देखिए ये है आपके अमेरिकन राष्ट्रपति जो कहते हैं कि मैं अमेरिकन फार्मर्स और कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं हूँ, मैं अमेरिकन फार्मर्स और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग ब्लू कॉलर लोगों के लिए मैं प्रेसिडेंट हूँ, मगर खुद देखिए जो ऐसे चीटिंग करते हैं। तो वो ट्रम्प के कैरेक्टर को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे बाइडेन, और उसके वजह से एंड क्योंकि ये 6 टॉपिक जो कल के लिए डिसाइड हुए हैं उसमें फॉरेन पॉलिसी नहीं है जिसमें ट्रम्प का सबसे ज्यादा पलड़ा भारी होगा, मगर ये कैरेक्टर की वजह से, वो कैरेक्टर के फोकस की वजह से ट्रम्प थोड़ा डिफेंसिव पे होंगे कल। ये थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में शोधकर्ता कशिश परपियानी। अभी कुछ दिन पहले गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटाया था। बड़ा हल्ला हुआ था। गैम्बलिंग रूल्स को लेकर जो गूगल की पॉलिसी हैं उनके अगेंस्ट जाकर पेटीएम ने काम किया था और बदले में गूगल ने पेटीएम का ऐप प्ले स्टोर से हटा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि बीते दिनों गूगल ने 17 ऐप्स और हटाए हैं। हालांकि इन्हें हटाने का कारण है कि ये ऐप जोकर नाम के मेलवेयर से इन्फेक्टेड थे। हाल ही में कैलिफोर्निया बेस्ड सिक्योरिटी फर्म ने इन ऐप्स को लेकर गूगल को आगाह किया था। तो ये जोकर मेलवेयर क्या कर रहा था, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद से। गूगल ने टोटल 17 ऐप्स जो हैं वो प्ले स्टोर से हटाए हैं। वजह यह है कि जोकर मेलवेयर जिसके बारे में आपने पूछा, तो जोकर मेलवेयर एक आम मेलवेयर की तरह ही है जो ऐप को इन्फेक्ट करता है। और बेसिकली जो सिक्योरिटी फर्म ने ये बताया था गूगल को कि इन ऐप्स में कुछ कमियां हैं या फिर कुछ सिक्योरिटी खामियां हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि ये जो 17 ऐप्स हैं, इन ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिस फोन में वो रहेंगे, इंस्टॉल होंगे, उस फोन का कॉल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और साइन अप करेंगे किसी प्रीमियम सर्विस को, तो इस तरह की चीजें करेंगे और बिना बताए हुए। तो ये मेलवेयर कैटेगरी में फॉल करते हैं ये जो सारी चीजें हैं।
तो इन ऐप्स को इन्हीं लिए डिजाइन किया जाता है ताकि लोग इसे इंस्टॉल करें, उनका डेटा चोरी हो, और फिर डेटा का बिजनेस कितना बड़ा है ये आप सब जानते हैं। तो ऐसे में ये मैलवेयर का नाम है जो जोकर है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये आम मैलवेयर की तरह काम करता है, लेकिन इसका नाम जोकर है क्योंकि ये पहले भी प्ले स्टोर पे देखने को मिला था कुछ ऐप्स में। तो ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी जोकर मैलवेयर ऐप से इन्फेक्टेड कुछ ऐप्स थे जो प्ले स्टोर पर मिले थे। इस लिस्ट में कोई ऐसा बड़ा ऐप तो शामिल नहीं है, लेकिन दरअसल होता यह है कि जो मैलिशियस प्लेयर होते हैं वो इस तरह के ऐप्स बनाते हैं जो जैसे पीडीएफ रीडर हो गया, स्कैनर हो गया, यूनिक कीबोर्ड है, लीफ मैसेजेस है, ये इस तरह के ऐप्स हैं जो सपोर्टिंग ऐप्स के तौर पे इन्हें लोग यूज करते हैं। जैसे आपके फोन में कोई कीबोर्ड है, मतलब कीबोर्ड के लिए आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर स्कैन करने के लिए कुछ ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ये मेन ऐप नहीं होती है, सपोर्टिंग ऐप होते हैं। तो इन सब के ऐप को ज्यादातर मैलवेयर बना के टारगेट किया जाता है क्योंकि ये ऐप्स ज्यादा डाउनलोड किए जाते हैं। अच्छा मुंजिर, ऐसी खबर अक्सर सुनने को मिलती है कि प्ले स्टोर ने इतने ऐप्स हटा दिए, तो ये प्ले स्टोर पर इतना फ्रिक्वेंट क्यों है अगर बाकी जगह की तुलना में देखें तो? ये गूगल के साथ ज्यादा इसलिए है कि गूगल का जो प्ले स्टोर है ना वो कंपैरेटिवली iOS के ज्यादा ओपन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ डेवलपर जो है ना ये कई तरह के ऐप्स प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जब आप iOS की बात करते हैं तो वहाँ ऐप स्टोर का जो रूल्स रेगुलेशन है ना वो प्ले स्टोर के मुकाबले काफी स्ट्रिक्ट है और वहाँ फिल्टरिंग ज्यादा होती है किसी भी ऐप्स की। लेकिन प्ले स्टोर क्योंकि एंड्रॉयड पूरा इकोसिस्टम ही ओपन सोर्स है, आई मीन कोई भी एंड्रॉयड लेकर के किसी भी फोन में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फोन में रूट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन iOS के साथ ऐसा नहीं है, आप किसी भी डिवाइस में iOS ऐसे ही इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से ऐप्स में भी आप देखेंगे कि कब आए दिन ये सुनने को मिलता है कि गूगल ने 50 ऐप बैन कर दिए, 10 ऐप हटा दिए, 29 ऐप मैलवेयर की वजह से बैन कर दिए। तो इसकी वजह यही है कि इसमें इस पे कह सकते हैं ना कंट्रोल ज्यादा गूगल का नहीं। हालांकि गूगल ये दावा करता है कि प्ले प्रोटेक्ट नाम की उनकी एक सर्विस है जिससे ऐप्स कंपनी कहती है कि हजारों लाखों ऐप्स उससे स्कैन किए जाते हैं ताकि इस तरह की कोई कमियां ना मिले। लेकिन फिर भी बावजूद इसके iOS के मुकाबले ये उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन के मामले में नहीं है और इस पर काफी डाइवर्स कंटेंट होते हैं, इस वजह से चांसेस ज्यादा होते हैं इस पे कि मैलिशियस ऐप मिल सकते हैं। ये थे इंडिया टुडे में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद। तो अब चलने का वक्त हो गया है, लेकिन ये वक्त चिट्ठी पढ़ने का भी है जो आप लोग हमें भेजते हैं। तो आज जो चिट्ठी पढ़ रहा हूँ वो भेजी है जीशान नैयर ने, ग्राम तरैया, ज़िला बेगूसराय से। अच्छा, जीशान की चिट्ठी पढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि जीशान अक्सर हमें लिखते रहते हैं और आज तक रेडियो के बड़े ही सुधी सुनने वालों में से एक है। इस बार उन्होंने लिखा है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम पर अंजुम शर्मा की प्रस्तुति शानदार थी, इसमें गाने का चुनाव भी शानदार था और यतीन्द्र मिश्र की बाइट ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि नामी गिरामी कार्यक्रम हफ्ते में एक दिन सही है। तो जीशान, आप ऐसे ही हमें लिखते रहिए और कार्यक्रम को लेकर फीडबैक देते रहिए। और हाँ, अगर आप लोग भी जीशान की तरह हमें चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। यहाँ आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। चाहे तो सोशल मीडिया पर भी जुड़ जाएं, वहाँ पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। मैं अमन गुप्ता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। अब इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।